हेलो एंड वेलकम बैक। कल हमने बात की थी कि हम आज इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता। इतना ज़्यादा हिंदी मत पढ़ा कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? तो देखिए, डेफिनेशन थोड़ा टफ है। जितना ईजी हम समझते हैं उतना ईजी है नहीं। इंटेलिजेंस इज एन इन्फर्ड प्रोसेस दैट ह्यूमंस यूज टू एक्सप्लेन द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडेप्टिव सक्सेस इन पीपल्स बिहेवियर। ये वर्ड आपको याद रखना है, एडेप्टेशन। ये एक कीवर्ड है इंटेलिजेंस की डिफिनेशन के लिए। बताने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना है कि अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होती तो क्या आप आज करंट एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाते? इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से। और भी कुछ डिफिनेशन है। द मेंटल एबिलिटीज दैट पीपल दैट एनेबल वन टू अडॉप्ट टू शेप और सेलेक्ट वंस एनवायरनमेंट। फिर से अडेप्टेशन आ गया। एबिलिटी टू जज, कॉम्प्रिहेंड एंड रीजन, the ability to understand and deal with people, objects and symbol, the ability to act purposefully, think rationally and deal effectively with the environment। हर डिफिनेशन में एडेप्टेशन शब्द कॉमन है। अगर नहीं भी दिख रहा है आपको तब भी उसमें छुपा हुआ है एडेप्टेशन, अनुकूलन। ओके, तो ये रट लीजिएगा इसमें से कोई एक डिफिनेशन। अब यहाँ पे देखो, इसके इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। 3 थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, और 3 ही में इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, इसको दिया था स्पीयरमैन साहब ने। इसको हम स्पीयरमैन की सिंगल ट्रेट थियरी भी कहते हैं। इंटेलिजेंस है सिंगल ट्रेट। इसमें इन्होंने बांटा है, जो इंटेलिजेंस है उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक को बोला इन्होंने जनरल एबिलिटी एंड दूसरे को बोला स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। जो जनरल एबिलिटी है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करती है कि हर चीज़ के बारे में जनरल नॉलेज कितनी होती है एक पार्टिकुलर पर्सन में। अगर जनरल नॉलेज या फिर जनरल चीज़ों के बारे में, जनरल टास्क ज़रूरी नहीं है जनरल नॉलेज, जनरल टास्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी किसकी कितनी है उस हद तक देखा जाए तो भी बंदे के अंदर एक इंटेलिजेंस, हम जनरल इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक एबिलिटी पता लगाना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि उस बंदे का स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइकोलॉजी को मास्टर्स में भी लेते हैं और आगे चल के भी लेते हैं तो वो आपका एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, और वो एक तरह से आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी। वो ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी। लेकिन जनरल एबिलिटी ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के पास कॉमन होती है। जो जनरल एबिलिटी होती है वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है। लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, मैकेनिकल, अरिथमेटिकल, स्पेशल एबिलिटी। मतलब लगभग सारी जो हम डे बाय डे डेली रूटीन होता है हमारा, उन सब में जनरल एबिलिटी का यूज करते हैं। और जब हमको अपने वर्क के टाइम पे ड्यूरिंग आवर जॉब्स हम स्पेसिफिक एबिलिटी का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कैटल्स व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हैज़ फ्यू बेसिक एबिलिटीज़। जो कैटल्स आपने एक थियरी दी थी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको जान ले, एग्जाम में नहीं आता बट 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो पहला इन्होंने दिया फ्लूइड इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू थिंक ऑन द स्पॉट एंड सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम्स। जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है उसे कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप्स, एग्जाम्पल्स हैं इसके। द एबिलिटी टू गेन न्यू टाइप्स ऑफ नॉलेज। अगर आपका माइंड फ्लेक्सिबल है तभी आप नए नॉलेज को गेन कर सकते हैं। पता चला आपके अंदर इतनी सारी प्रेजुडाइसेस, इतने सारे एटीट्यूड्स भरे पड़े हैं, तो कहाँ से आप नए नॉलेज को गेन करोगे? आपके अंदर जो प्रेजुडाइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं कि आप उनको चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर बंदे के अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस की कुछ मात्रा होती है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी होती है। फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, वो होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। द स्किल्स ऑलरेडी लर्न एंड प्रैक्टिस्ड, एग्जाम्पल अरिथमेटिक, फैक्ट्स, नॉलेज एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड, स्टेट कैपिटल्स। ओके, अगला इंटेलिजेंस टेस्ट एंड बेसिक एबिलिटीज़। इसके बारे में बात नहीं करने हम यहाँ पे। फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। एक ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम फ्लूइड इंटेलिजेंस और जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है ये दोनों लगभग सेम होती हैं। ठीक है, जो डॉटेड लाइन है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस को दिखा रही है। चाइल्डहुड के टाइम पे
जो भी सेम चलती है, अर्ली एडल्टहुड में भी यहाँ तक सेम चल रही होती है, ठीक है। लेकिन मिडिल एडल्टहुड तक आते आते इन दोनों के बीच गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो काफ़ी हद तक ऊपर जा चुकी होती है, मतलब ज़्यादा हमारा माइंड में ज़्यादा क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, और जो हमारे अंदर एबिलिटी है फ्लूइड इंटेलिजेंस की वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, और लेट एडल्टहुड में हमारी सीखने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है नई चीज़ों का। उसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है थ्री स्टेज थ्योरी, जो कि दिया है जॉन कैरोल ने। थ्री स्टेज थ्योरी में देखो जनरल इंटेलिजेंस को एक तरह से नापने का तरीका बताया गया है। यहाँ पे वो पार्टिकुलर चीज़ें दी हैं, पार्टिकुलर टाइम दिया है, पार्टिकुलर फील्ड दिया गया है जहाँ से हमारा इंटरेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो क्रिएटिविटी है, आइडियशनल फ्लुएंसी है, नेमिंग फैसिलिटी, स्पीच, साउंड डिस्क्रिमिनेशन, जनरल साउंड, विजुअलाइजेशन, स्पेशल रिलेशन, क्लोजर, स्पीड, मेमोरी, स्पैन, एसोसिएटिव मेमोरी। तो ये जो है वो स्टेज फर्स्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टाइप्स हैं, तो ये स्टेज फर्स्ट है। अब यहाँ से हमारी जो इंटेलिजेंस है उसमें जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड सारी चीज़ें किसको मजबूत करेंगे, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जनरल मेमोरी और लर्निंग को मजबूत करेंगे। ब्रॉड विजुअल परसेप्शन को, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड है। और स्पीच इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ब्रॉड ऑडिटरी परसेप्शन, यहाँ है रिट्रीवल एबिलिटी, और यहाँ है कॉग्निटिव स्पीडनेस, और यहाँ है प्रोसेसिंग स्पीड, ब्रेन की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है। तो इस तरह से ये सारे वो टास्क हैं जिसकी वजह से ये सारे एरियाज ब्रेन में डेवलप होते हैं, और इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस। इन्होंने स्पेसिफिक जैसी कोई चीज़ के बारे में नहीं बताया। इसके बाद एक साहब आए थे हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने कहा मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी प्रपोज की। और द फर्स्ट थ्री इंटेलिजेंसेस आर इंक्लूडेड इन द साइकोमेट्रिक थ्योरीज इन इंटेलिजेंस। जो पहला लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, ये सारे जनरल इंटेलिजेंस का हिस्सा थे जो हमने साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस में देखा था। तो इन्होंने कई सारे टाइप्स के इंटेलिजेंस बताए हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें पहले तीन ये थे, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल एंड स्पेशल, ठीक है। ये तीन टाइप के इंटेलिजेंस प्लस इसके अलावा भी इन्होंने बताया है। देखिए, तो इसके बारे में तो लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड, लॉजिकल मैथमेटिकल, जो मैथमेटिक्स या फिर लॉजिक से रिलेटेड होगा, स्पेशल कैपेसिटी टू परसीव विजुअल वर्ल्ड। अब इसके अलावा, इन तीनों के अलावा क्या बताया कि 6 और गार्डनर्स रिमेनिंग 6 डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस आर यूनिक टू गार्डनर्स थ्योरी। जो 3 थे वो हमें साइकोमेट्रिक थ्योरी में मिलते हैं, बट जो बाकी के 6 हैं वो यूनिक हैं गार्डनर की थ्योरी में। पहला क्या है, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये 9 के 9 टर्म्स याद रहने चाहिए। इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, आपको सब बाई वर्ड पता है मतलब क्या होना चाहिए। अब आईक्यू के बारे में बात करते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आईक्यू आया, इंटेलिजेंस कोसेंट, और इसका एक फार्मूला होता है, मेंटल एज MA अपॉन रियल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है आईक्यू का फार्मूला। ये एक तरह से एक टेस्ट होता है जो कि जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, या फिर जिसका भी टेस्ट लेने जा रहे हैं। अगर उसने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए, कितने के गलत आंसर दिए, उसके बेसिस पे हम उसकी एक मेंटल तय करते हैं कि क्लास 5th लेवल के बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी होनी चाहिए और वास्तव में इसके अंदर कितनी एबिलिटी है। तो उसके बेसिस पे मेंटल एज डिसाइड करते हैं। रियल एज हमें पता होती है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आईक्यू आ जाता है। इसके लिए कुछ टेस्ट भी बनाए गए हैं, जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, आईक्यू टेस्ट। वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें इसका प्रैक्टिकल डायरेक्टली करवाया जाएगा आपसे, और वहाँ प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ आ सकती है। तो
तो स्टैनफोर्ड बिनेट का IQ टेस्ट में क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। दिस टेस्ट मेजर्स थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर स्कूल सक्सेस। बिनेट टेस्ट इज अ सेट ऑफ एज ग्रेडेड आइटम। हर एज के लिए टेस्ट का लेवल भी अलग होगा। एडेप्टिव टेस्टिंग डिटरमिन द एज लेवल और द मोस्ट एडवांस आइटम्स दैट अ चाइल्ड कुड कंसिस्टेंटली आंसर करेक्टली। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो। जो एडवांस्ड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन जिसका बच्चा आंसर दे रहा है, वही डिसाइडिंग क्वेश्चन हो जाता है कि इसकी मेंटल एज क्या है। अब इसमें बात, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इक्वल दियर एक्चुअल और क्रोनोलॉजिकल एज वर कंसिडर टू बी रेगुलर इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेंटल एज 10 ईयर्स है, तो डिवाइड बाय रियल एज भी 10 ईयर्स है और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, तो आपको IQ 100 आएगा। तो आपको कहेंगे कि आपके जो इंटेलिजेंस है वो रेगुलर इंटेलिजेंस है। सैम्पल एक दिखाया गया है यहाँ पे कि नेम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेमोरी, कंप्लीट एनोलॉजीज, फायर इज हॉट, आइस इज कोल्ड, जाहिर सी बात है। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप, आंसर सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू वी हैव स्कूल्स। आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। बेस्ड ऑन दीज आंसर्स हम निकालते हैं मेंटल एज। मेजरिंग इंटेलिजेंस वही आ गया, IQ के बारे में ही आ गया। यहाँ पे 5 मिनट का एक IQ टेस्ट दिया गया है हमारे लिए, बट हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करना है हमें। एक और टेस्ट है जो कि अक्सर यूज़ किया जाता है, वो है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये 6 से 16 साल के बच्चों के लिए यूज किया जाता है और इसका एक अपडेटेड वर्जन आया था जिसमें 17 या उससे ऊपर के लोगों पर भी ये टेस्ट किया जा सकता है। कहता क्या है ये, प्रोवाइड्स अ प्रोफाइल ऑफ समवन्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बात करता है। ईच टेस्ट इज मेजर ऑफ 12 पार्ट्स। ईच पार्ट बिगिन विद द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड प्रोग्रेस टू इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट वंस। पहले आपसे आसान सवाल पूछे जाएंगे हर पार्ट में और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। परफॉर्मेंस स्केल, 6 पार्ट में परफॉर्मेंस स्केल होती है। स्पेशल एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज, मेजर्स फ्लूइड इंटेलिजेंस। वर्बल स्केल के भी 6 पार्ट होते हैं और इसमें मेजर किया जाता है जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, मेजर्स क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फैक्चुअल नॉलेज को भी मेजर किया जाता है। वर्बल IQ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिमिलरिटीज, अरिथमेटिक, वोकेबुलरी, कंप्रेहेंशन, डिजिट स्पैन, जनरली जो हम एग्जाम्स देते हैं वैसे ही होता है। परफॉर्मेंस IQ इज बेस्ड ऑन कोडिंग, पिक्चर कॉम्प्लीशन, पिक्चर अरेंजमेंट। जिन्होंने ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम दिए होंगे, इंटरव्यू वगैरह, वहाँ पे इन सारे टेस्ट का यूज किया जाता है आपके IQ को मेजर करने के लिए या फिर आपके इवन परसेप्शन को भी मेजर करने के लिए। यहाँ से ये चैप्टर होता है ख़त्म। बट IQ के बारे में यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं दिया है, वो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। देखिए IQ बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है। हम मतलब ये नहीं कह सकते कि IQ एक एक्यूरेट पिक्चर देता है इंटेलिजेंस की। रीज़न क्या है, एक IQ टेस्ट बना है अमेरिका में, आप उसको अप्लाई उस टेस्ट का यूज कर रहे हैं इंडिया में। अमेरिका में जो बच्चा पला बढ़ा है उसके पास इन्फॉर्मेशन दूसरी होगी, इंडिया में जो बच्चा पला बढ़ा है उसके पास इन्फॉर्मेशन दूसरी होगी। चलो अमेरिका और इंडिया की बात छोड़ देते हैं। एक बच्चा पला बढ़ा है गाँव में, एक सिटी में। अब दोनों के लिए आपने सेम टेस्ट बना दिए, क्या आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। गांव वालों के लिए अलग से टेस्ट बनाना चाहिए था और सिटी वाले के लिए अलग से बनाना चाहिए था। तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है IQ में। आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं, एक गांव वाला बच्चा कुछ अलग उसका आंसर दे सकता है, सिटी वाला अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग अलग दे सकता है। तो हमें इन डिफरेंसेस को ख़त्म करना होता है किसी भी टेस्ट में, कि हम ऐसा कोई क्वेश्चन ना उठाएँ जिससे कि कल्चरल इन्फ्लुएंस आ सकता है आंसर में। कल्चरल इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। बट स्टिल अगर आप हर बार यही नहीं कह सकते, हर बार ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि भारत की राजधानी क्या है या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि ये तो फैक्चुअल नॉलेज है।
इसमें तो कोई उल्टा सीधा जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है। अब किसी बच्चे को पता है उसने बता दिया, किसी को नहीं पता है उसने नहीं बताया। इसके बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि किसी एक की इंटेलिजेंस ज़्यादा है, किसी एक की कम। हो सकता है बच्चे को सिर्फ वही एक क्वेश्चन पता हो, दूसरों आंसर पता ही ना हो इस बारे में, किसी ने बोला हो, सुन लिया हो। तो ये भी एक चीज़ है कि आप सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पर रिलाई नहीं हो नहीं सकते। और दूसरी चीज़, जब आप कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं तो वहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस आ ही जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लाया एक नया टेस्ट जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि एक्यूरेट पिक्चर देता है इंटेलिजेंस की। वो एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है कि आप कैसे अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हर चीज़ को मेजर करता है, इमोशंस को नहीं मेजर करता, याद रखना। सिर्फ इमोशन से रिलेटेड नहीं है, वो लाइफ के हर एस्पेक्ट को मेजर करता है। लाइक योर रिलेशन विद फ्रेंड्स, फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में को भी मेजर करेगा, आपकी स्टडीज़ के बारे में मेजर करेगा, जनरल नॉलेज भी मेजर करेगा, आपकी मेंटल एबिलिटी के बारे में मेजर करेगा, आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं उसको भी मेजर करेगा। उसके बाद पता चलेगा कि आप किस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी है। तो EQ इज़ बेटर देन IQ, ये बात याद रखिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है। EQ आपके यहाँ पे बुक में, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस, और इन्हीं सारे फैक्टर्स का प्रभाव भी पड़ता है कहाँ पे, जो हमने टेस्ट ऑफ मेजरमेंट लिए, चाहे वो EQ हो, चाहे IQ हो, चाहे वो रेसलर स्केल हो, इन सब पर इम्पैक्ट पड़ता है इन सारे फैक्टर्स का। पहला, चाइल्ड्स इन्फ्लुएंस, जेनेटिक, जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जेंडर। जेंडर भी रोल प्ले करती है। एक ही क्वेश्चन का फीमेल अलग आंसर देगी, मेल अलग आंसर दे सकता है अगर क्वेश्चन फ्लेक्सिबल है तो। इमीडिएट एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, फैमिली एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट। कल को लड़ाई हुई थी फैमिली में, आज आंसर चेंज हो सकता है। कल को फैमिली पीसफुल थी, आज आंसर चेंज हो सकता है। सोसाइटी इन्फ्लुएंस, पॉवर्टी, रेस, एथनिसिटी। जेंडर बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक जेंडर के लिए रोल ही अलग कर दिया है। फीमेल्स का रोल अलग है, मेल्स का रोल अलग है, खासकर इंडियन कंटेक्स्ट में। तो ये बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी टेस्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें जेंडर भी एक, जैसा हमने कहा कल्चरल इन्फ्लुएंस आ सकता है, वैसे ही जेंडर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है टेस्ट को। स्कूलिंग, किस टाइप की स्कूलिंग हुई, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर आपकी स्कूल में एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी इस चीज़ से अफेक्ट करता है, मेजरमेंट को अफेक्ट करता है। पावर्टी, आपका पावर्टी लेवल क्या है, आप हाई क्लास से आ रहे हैं, आप एकदम बिलो पावर्टी लाइन से आ रहे हैं, वो ग्रेट इम्पैक्ट करता है एक तरह से। रेस एंड एथनिसिटी, ये रिलेटेड है आपके प्रीजुडाइसेस से। आपकी जिस रेस से आएंगे उस रेस को लेके आपके अंदर एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है, आप अटैच्ड होते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है कि क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। एक बंदा एक कास्ट का है, दूसरा बंदा दूसरी कास्ट का है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है ड्यूरिंग द टेस्ट, जिसकी वजह से टेस्ट का रिजल्ट सही नहीं आता है, ये बताना चाहते हैं। कल्चर के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ से ख़त्म होता है आपका इंटेलिजेंस। देखिए आपको लग रहा होगा काफ़ी जल्दी बढ़ा रहे हैं, यही है आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये। और मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि साइकोलॉजी भी बढ़ रही है, अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग फेज में है। साइकोलॉजी अगर आपने लिया तो आप भाग्यशाली हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और इतनी आसान सी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, बड़े आराम से आप पढ़ते रहेंगे, होता रहेगा। सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे छूट नहीं रहा है, कहीं पर भी छूट नहीं रहा है। बस आपको, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ आप वॉइस को स्लो कर लीजिए, या फिर मैं ही थोड़ा स्लो करता हूँ अगली क्लासेस में। बट इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे एग्ज़ाम पर्पज़ से हो या फिर नॉलेज पर्पज़ से हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो या गूगल कर लो, वो बेटर है।